नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी कंप्लीट क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। होप आपने इससे पहले जो भी कल्चरल सोशल ज्योग्राफी के जितने भी कंसेप्ट हमने देखे हैं उनको रिवाइज कर लिया होगा प्रॉपर, और जो भी लेक्चर्स बच गए हैं उनको आप साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे और उसके जो भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे रिलेटेड। तो देखते हैं, आज की क्लास है अपनी पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, और उसमें अपने को क्या क्या कंटेंट पढ़ना है वो देखते हैं अपन। इसमें कंटेंट लिस्ट दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको नोट भी करके रख सकते हो। तो अपने इस हिसाब से जो भी मैटर है उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपन थिंकर्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रमुख विचारधाराएं जो भी हैं फ्रांसीसी, जर्मन और इनसे रिलेटेड। तो सबसे पहले है प्रमुख ज्योग्राफर थिंकर्स, और इनमें लगभग थिंकर्स जो है अपन ने पहले भी जैसे कंट्री वाइज पढ़ा था, अमेरिकन, इंग्लैंड के, इस प्रकार से जर्मन, वो सब पढ़ लिए थे। तो अगर मैं इसमें अपन जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड वर्क है उनका उसी को देखेंगे, कंप्लीट वर्क नहीं देखेंगे। तो अगर आपको कंप्लीट वर्क देखना है तो आप उसी लेक्चर में जाके, जैसे फ्रांसीसी विचारधारा है, इंग्लैंड स्कूल ऑफ थॉट है, तो उसमें जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट है प्रमुख विचारधाराएं, फिर है राजनीतिक भूगोल के उपागम, शक्ति उपागम, ऐतिहासिक उपागम, उत्पत्ति उपागम, जैसे इसका विटलसी का है, डर्बेंट विटलसी का। नेक्स्ट है राज्य के तत्वों का अध्ययन। राज्य के तत्वों का अध्ययन में हम क्या चीज़ का अध्ययन करेंगे? राज्य का क्षेत्र, राजनीतिक संगठन, जनसंख्या व संप्रभुता, ये सारे कंसेप्ट अपन बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ जस्ट एक आपको पता चल जाए कि इस लेक्चर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो ध्यान रखना है आपको। फिर है राज्य व राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट, एक राज्य के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, उसका एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, तो ये सब देखेंगे। फिर है फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर है मूल क्षेत्र व आधार क्षेत्र, इस पर भी डर्बेंट विटलसी का वर्क है। तो हम देखेंगे कि मूल क्षेत्र जो है वो एक देश को किस प्रकार से हेल्प कर सकता है, और उसका आधार क्षेत्र है वो उसको आगे बढ़ाने में किस प्रकार से सहयोग करता है। तो ये तो विकसित करने के लिए, डेवलपिंग करने के लिए। और ये जो मूल क्षेत्र है ये है उसका उत्पत्ति का क्षेत्र, जो है उत्पत्ति जहाँ से होती है वो क्षेत्र है मूल क्षेत्र। नेक्स्ट है राजधानी व उसके प्रकार, तो ये भी हम देखेंगे। फॉरवर्ड कैपिटल क्या होती है, तो रिलेटेड काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं इसमें भी। स्थल आवृत राज्य व मध्यस्थ राज्य, जो भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज होती है उनका डेवलपमेंट कम हो पाता है, तो उसका रीज़न देखेंगे अपन। बफर स्टेट क्या होते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट है निर्वाचन भूगोल, इलेक्शन ज्योग्राफी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपना। आंद्रे सिगफ्रिड का वर्क है इसमें, इलेक्शन ज्योग्राफी में निर्वाचन भूगोल, और कार्लो सावर का भी आता है, बहुत सारे हैं इसमें। गैरी मेंडरिंग क्या होता है, जो इलेक्शन ज्योग्राफी है इसमें काफ़ी सारी है। जेबी प्लेस्कोट का वर्क है। नेक्स्ट है भूसामरिक विचार। भूसामरिक विचार में अपने को मेन तो ये है मैकेंडर व स्पाइकमैन की थ्योरी है, इनको खूब डिटेल में पढ़ेंगे। और भी हम पढ़ेंगे, जैसे वायुयुगीन विचारधारा है, सामुद्रिक विचारधारा है, तो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले थिंकर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और ये कंटेंट लिस्ट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। जैसे आपको लेक्चर आए तो आपको पता चले कि हाँ राजनीतिक भूगोल वेता हो गया, आप प्रमुख विचारधाराएं पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट लेक्चर में उपागम आएंगे, फिर कौन कौन से तत्वों का अध्ययन करते हैं वो पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से एक आपके माइंड में पैरेलल चलता रहे कि हाँ ये अपन ने पढ़ लिया है और ये अपना बच गया है, तो उसी हिसाब से अपन लेक्चर्स को देखते रहेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट जो अपना थिंकर है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल को वैसे तो अपन ने पढ़ लिया है जर्मन ज्योग्राफर में, तो आप अगर इनका डिटेल वर्क देखना चाहो तो वहाँ देख सकते हो। फ्रेडरिक रेटजेल अपना फर्स्ट थिंकर है आज का, और ये है जर्मन ज्योग्राफर है, और 1844 से 1904 इनका समय है, जर्मन है। कई बार अपने डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और अपने को सीक्वेंस में इनको जमाना होता है, तो अपन ये जो बर्थ ईयर है इसके हिसाब से इनको सेट करेंगे। रेटजेल, फिर हेटनर, इस प्रकार से। हेटनर इसका रेटजेल का शिष्य था। तो देखते हैं इसमें डिटेल्स अपन। राजनीतिक भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने के कारण फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्यों कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले जो पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इनकी बुक थी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी या पॉलिटिक्स ज्योग्राफी 1987 में जर्मन भाषा में लिखी गई थी, और इसी में इन्होंने लेबेनश्रम और सामाजिक डार्विनवाद, अब मैं यहाँ बहुत कम बता रही हूँ आपको क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, तो यहाँ ज़्यादा नहीं बताएंगे अपन। जो रिलेटेड पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो वर्क है उसी को अपन डिस्कस करें यहाँ पे। पॉलिटिक्स ज्योग्राफी, लेबेनश्रम का मतलब होता है रहने के लिए स्थान, लिविंग स्पेस, और सामाजिक डार्विनवाद उस टाइम क्या है 1859 में आया था, डार्विन की बुक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मैंने डार्विन को भी बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसी ईयर में एक और इम्पॉर्टेंट जो घटना है वो घटी थी, तो आप बता सकते हो 1859 में, याद होना चाहिए आपको। 1859 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है अपनी ज्योग्राफी में। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक आई थी उसके बाद जो हम्बोल्ट और रिटर की जो अवधारणा है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी, और ये जो है बिल्कुल भूगोल की जो भी मस्तिष्क है या भूगोल का जो पटल है उस पर ये विचार जो है छा गया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों का उद्भव किस प्रकार से होता है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस प्रकार के जो कंसेप्ट हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे उस टाइम। सामाजिक डार्विनवाद और लेबेनश्रम की जो अवधारणा है उस पर, लेबेनश्रम तो इन्होंने शब्द दिया है, लेबेनश्रम ये शब्द इनका है, वो सामाजिक डार्विनवाद से ये प्रभावित थे, डार्विनवाद से प्रभावित थे, और उसको स्टेट के अकॉर्डिंग लागू किया, तो उसको बोला सामाजिक डार्विनवाद। नेक्स्ट है, ये डायरेक्ट अपने को मैचिंग कॉलम में आता है, मैच द कॉलम में। स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म, फिर आ जाएगा इधर हेटनर आ जाएगा, रिटर आ जाएगा, इस प्रकार से आपको मैच करना होगा। तो स्टेट एज ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ स्टेट, जो
स्टेट है उसको किस प्रकार से ग्रोथ करनी चाहिए अपना एरिया बढ़ाते हुए, और जो बड़े जो क्षेत्र हैं उनको अपना विकास है वो करता रहना चाहिए, और छोटे जो राज्य हैं उनको हस्तगत कर लेना चाहिए, उनके ऊपर अधिकार कर लेना चाहिए। और इन्होंने राज्य की तुलना जो है वो एक जीव से की, राज्य की तुलना जीव से की। स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म है, इसका यही मतलब होता है राज्य की तुलना जीव से की। तो ये डायरेक्ट अपने फैक्ट्स हैं, इनको पता होना चाहिए, और ये एक दो बार आप पढ़ोगे, पहले भी रेडजेल को हमने देखा है तो आपको याद हो जाए, राज्य की तुलना जीव से की। और लेबेनस्ट्रम देख लिया अपन ने कि लेबेनस्ट्रम का मतलब होता है लिविंग स्पेस, जिसमें एक कोई प्राणी है वो रह रहा है, वो जो भी एक्टिविटीज़ है वो कर रहा है, तो ये हो जाएगा लेबेनस्ट्रम। टेरेस्ट्रियल ग्रोथ हो गया, और इन्होंने भू राजनीतिक जो इकाई है उसकी भी स्थापना करी। भू राजनीति की नींव जो है सबसे पहले इन्होंने रखी, भू राजनीति की नींव रखी, भू राजनीति जियो स्ट्रेटेजी जो है उसकी नींव रखी, कि किस प्रकार से क्षेत्र के आधार पर अपनी जो भी स्ट्रेटेजी है विश्व को हैंडल करने की, या फिर अपने देश को विश्व में रिप्रेजेंट करने की, उसको अपन बोलेंगे भू राजनीति। भूमि की जो राजनीति है उसको बोलेंगे भू राजनीति की नींव रखी। और इनकी आधारभूत दार्शनिकता या इनका जो भी सिद्धांत है उसका आधार है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये हर्बर्ट स्पेंसर की है, वो भी जर्मन ज्योग्राफर थे, हर्बर्ट स्पेंसर की है, प्राणी शास्त्री थे वो, हर्बर्ट स्पेंसर। और इन्होंने बताया है कि जो पूर्ण सक्षम है वो ही जीवित रहने का अधिकारी है, पूर्ण सक्षम ही जीवित रहने का अधिकारी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट है, बिल्कुल फिट है, सबसे ज़्यादा फिट है, वही सर्वाइव कर सकता है। पूर्ण सक्षम ही अस्तित्व में रहने का अधिकारी है। हिंदी में भी लिखा सकता है और इंग्लिश में भी आ सकता है, अस्तित्व में रहने का अधिकारी है। नेक्स्ट है लेबेनस्ट्रम विचारधारा का प्रभाव क्या रहा, वो देखते हैं अपन। लेबेनस्ट्रम विचारधारा ने शक्तिशाली व कमजोर राष्ट्रों के मध्य विवाद खड़ा कर दिया, उनमें झगड़ा होने लगा एरिया को लेकर, प्रभुत्व को लेकर, और जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में प्रकट किया। जर्मनी एक छोटा सा स्टेट था, फिर भी उसकी जो लोकेशन थी उसके एडवांटेज, और ये जो विचारक थे इन्होंने जर्मनी में एक विश्व शक्ति के रूप में उसको प्रकट करने में मदद करी ये कंसेप्ट ने। रेडजेल से रिलेटेड जो भी वर्क है बहुत सारे, जैसे वॉल्कर कुंडे है, और इसको ह्यूमन ज्योग्राफी का भी फादर कहा जाता है, तो वो सब वर्क अपन डिटेल में देखा हुआ है, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट वहाँ जाके देख सकते हैं। अल्फ्रेड थेयर महान, इनका समय है 1840 से 1914, और ये अमेरिकन है, ये ध्यान रखना है आपको। वो जर्मन थे और ये अमेरिकन है। भू रणनीतिज्ञ व इतिहासकार, ये मेनली इतिहासकार थे, और फिर इन्होंने भू रणनीति जो जियो स्ट्रेटेजी होती है उस पर वर्क किया। इनकी बुक्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री 1890, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड एम्पायर 1892। तो ये ईयर तो आपको नहीं याद रखने, बट ये याद रखना है कि सी पावर पे ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सी पावर पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ भी सी पावर नाम आ रहा है, देखो। द लाइफ ऑफ नेल्सन, ये नेल्सन रिवर है, हडसन की HR है, ये हेल्पिंग रिवर है, हडसन जो रिवर है उसकी हेल्पिंग रिवर है, तो नेल्सन नदी के बारे में बताया इन्होंने, अमेरिका में ही है। और भू सामरिक विचारधारा जो है उसमें इन्होंने समुद्रिक शक्ति विचारधारा जो है उस पर बल दिया। भू सामरिक अपन जो भी रिलेटेड भू सामरिक विचारधाराएं पढ़ रहे हैं उनमें इन्होंने समुद्रिक शक्ति पर, और रेडजेल जो है उसने स्थल शक्ति पर कह सकते हैं बल दिया। नेक्स्ट है स्थल शक्ति या स्थल विस्तार की जो शक्ति लेबेनस्ट्रम कंसेप्ट है उस पर बल दिया। नेक्स्ट है पनामा नहर के निर्माण की सिफारिश की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर के निर्माण की सिफारिश जो है अल्फ्रेड थेयर महान ने करी थी, और इससे पहले हम्बोल्ट जो है उन्होंने भी इसके बारे में बोला था। ग्रेट ब्रिटेन की स्थिति को आदर्श माना, इन्होंने क्या बताया कि जो द्वीपीय स्थिति वाले जो देश हैं वो हमेशा से क्या रहेंगे, अग्रणी रहेंगे। द्वीपीय स्थिति वाले जैसे UK हो गया, जापान हो गया, जापान, ब्रिटेन और इंडिया भी हो गया अपना, तो ये क्या है कि हमेशा से पेनिसुलर कंट्री है अपना इंडिया, तो बट ये क्या है कि जो द्वीपीय देश हैं वो हमेशा से जो उनका व्यापार है वो ज़्यादा होगा और वो विकसित होंगे। नेक्स्ट है 1902 में मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट शब्द को प्रसिद्ध किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट जो शब्द है वो इन्होंने जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके लिए यूज़ किया, और जो तेल उत्पादन है उसके लिए इन्होंने पेट्रोल उत्पादन है, खनिज तेल या पेट्रोल उत्पादन जो क्षेत्र है उनके लिए ये शब्द यूज किया, मिडिल ईस्ट, पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र के लिए मिडिल ईस्ट शब्द का प्रयोग किया। तो 1902 में मिडिल ईस्ट शब्द को किसने प्रसिद्ध किया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस पर वर्क है अल्फ्रेड थेयर महान का, और इनका लेख है द पर्सियन गल्फ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि किस प्रकार से अपने को लेक्चर्स हैं या फिर जो थिंकर्स हैं वो याद होंगे, आपको देखना है इनको 2-3 बार, और आप इजीली जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करके अपना क्वेश्चन बना लोगे। नेट में बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लेक्चर को दो बार देख सकते हो, इसको 2x पे करके देख सकते हो, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। नेक्स्ट है रुडोल्फ जेलेन, रुडोल्फ जेलेन या के जेलेन 1864 से 1922 इनका समय है, और इन पे भी अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जियोपॉलिटिक्स शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया, हर बार आ ही जाता है किसी भी एग्जाम को ले लें अपन तो। ये स्वीडिश भूगोलवेता हैं, और इनकी बुक है इंट्रोडक्शन टू स्वीडिश ज्योग्राफी, तो याद रखने वाला कुछ भी नहीं है, इंट्रोडक्शन टू स्वीडिश ज्योग्राफी है। इसी बुक में इन्होंने ये सब बताया है, जैसे जियोपॉलिटिक्स शब्द भी इसी में दिया था। भू राजनीति की जो अवधारणा है, ये रेडजेल का शिष्य था, रेडजेल का प्रभाव है इन पर, और ये शिष्य भी था रेडजेल का,
तो ये भी आप रेडजेल के शीशे में सैम्पुल है, हिटनर है, ये रुडोल्फ जेलन है, एस्कर टाइफिशर, ऐसे करके बहुत सारे शीशे हैं। तो डिटेल लेक्चर अपन ने पहले लिया हुआ है, उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। ये 1900 में, इसको आप याद नहीं रखो तब भी चल जाएगा काम आपका। पर इंट्रोडक्शन टू स्वीडिश ज्योग्राफी, जैसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अपने जियो पॉलिटिक्स, तो यहाँ से भी तो क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है इनका लेख है द स्टेट एज ए लिविंग फॉर्म। लेविनस्ट्रम के समान विचार है, क्योंकि ये रेडजेल से प्रभावित था, रेडजेल का शिष्य था और उसी के विचारों को इसने आगे बढ़ाया। तो स्टेट एज ए लिविंग फॉर्म इसने गोटेनबर्ग जो है विश्वविद्यालय, वहाँ इसने, गोटेनबर्ग जर्मनी में है, गोटेनबर्ग विश्वविद्यालय में इसने भाषण दिया था, इस पर विवी में भाषण दिया। द स्टेट एज ए लिविंग फॉर्म, लिविंग फॉर्म का मतलब आते हैं आप रेडजेल नहीं कर दो, इसलिए मैंने ये यहाँ पर मेंशन किया है, भाषण दिया था इन्होंने इस पर, लेख पर जो है। नेक्स्ट है इन्होंने शब्द दिए कुछ, जियोपॉलिटिक्स, क्रेटोपॉलिटिक्स, डेमोपॉलिटिक्स और सोशोपॉलिटिक्स। तो इतना हार्ड नहीं है। जियोपॉलिटिक्स का मतलब भू राजनीति हो गया, क्रेटोपॉलिटिक्स का मतलब हो गया शासन से रिलेटेड, जो ब्यूरोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी। तो कृषि का मतलब था शासन, शासन से रिलेटेड राजनीति हो गई। डेमो का मतलब जनसंख्या से रिलेटेड हो गया, डेमोग्राफी ट्रांजिशन अपन देखते हैं, जनसंख्या की जो राजनीति है वो हो गई। जनसंख्या की राजनीति का मतलब क्या हो गया, एक बहुत बड़ा देश है जैसे इंडिया है, चाइना है, तो उनका हमेशा से ऐसे रहेगा कि हम सबसे बड़ा जो देश है वो हमारा है जनसंख्या के हिसाब से। तो कंज्यूमर ज़्यादा होंगे तो सारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो उस देश में आने का प्रयास करेंगी और कंज्यूमर के थ्रू अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो एक ये कंज्यूमर की भी पॉलिसी होती है। डेमो पॉलिटिक्स जो होती है उसमें इसी को यूज किया जाता है। जियो पॉलिटिक्स का मतलब ये हो गया कि आपके पास कितने सारे संसाधन हैं, आपके पास मैदान हो सकता है जिसमें आप चावल के लिए उपजाऊ मैदान हो सकता है, गेहूँ मैदान हो सकता है, आपके पास खनिज तेल हो सकता है। तो ये सब जियो पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। क्रेटो पॉलिटिक्स में शासन से रिलेटेड हो जाएगा। डेमो में जनसंख्या जो है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी और सोशो पॉलिटिक्स में समाजवादी जो शासन है वहाँ का उसकी इंपॉर्टेंस होगी। नेक्स्ट है जो रुडोल्फ जेलन और रेडजेल की जो परंपरा थी भू राजनीति की जर्मनी में, उसको हाउसहोफर ने आगे बढ़ाया था। हाउसहोफर जो है उसने हाउसहोफर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसने आत्महत्या कर ली थी। हिटलर जो है उसका ये सहयोगी था, हिटलर का सहयोगी था। और इसकी हिटलर की जो आत्मकथा है या ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है मेन केफ बायोग्राफी। ये एक एडिशनल फैक्ट है, डिटेल में वैसे अपन ने देखा हुआ है पहले भी। मेन केफ ये हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है, हिटलर की। नेक्स्ट अपन देखते हैं निकोलस जे स्पाइकमैन। निकोलस जे स्पाइकमैन ये अमेरिकन और डच मूल के हैं, अमेरिकन भू राजनीतिक विचारक हैं और इनकी बुक जो है वो है अमेरिकन स्ट्रेटेजी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1942। तो बुक एक दो बार आप देखेंगे तो बुक भी याद हो जाएगी। द ज्योग्राफी ऑफ पीस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी था, 1944 है और ये मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। भू सामरिक विचार जो है उसमें इनका जो फोकस है वो रिम लैंड थ्योरी पे है, लैंड जो कह सकते हैं अपन उस पर है। और इसमें रिमलैंड में इन्होंने किस किस को शामिल किया, तो वो है यूरोपियन तटवर्ती देश और मानसूनी एशियाई भूमि। जो मैकेंडर का अर्ध स्थल था उसका सीमावर्ती क्षेत्र है यूरोपियन तटवर्ती क्षेत्र और मानसूनी एशियाई भूमि। इसको मैं फिर एक्सप्लेन कर दूँगी, जब अपन मैकेंडर पढ़ेंगे तो मैप के थ्रू इसको फिर एक्सप्लेन कर दूँगी मैं। और वैसे भी अपन ने मैकेंडर और उसको अमेरिकन ज्योग्राफर है उसमें कवर किया हुआ है, इसको निकोलस जे स्पाइकमैन को अपन ने अमेरिकन ज्योग्राफर में किया हुआ है कवर। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन मानसूनी एशियाई भूमि में। पता है आपको दक्षिण एशिया आ जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया आ जाएगा, पूर्वी एशिया आ जाएगा। और यूरोपियन तटवर्ती क्षेत्र जो है उसमें भी मैकेंडर के जो हृदय स्थल का सीमावर्ती क्षेत्र है, जो पास का क्षेत्र है, उसको उसने उसमें शामिल किया है। नेक्स्ट विश्व में वे क्षेत्र ज़्यादा शक्तिशाली हैं जो स्थल तथा जल दोनों दशाएं रखते हैं। तो इन्होंने दोनों के जो इकोटोन वाला जो क्षेत्र है उसको बोला कि स्थलीय दशाएं भी हों और जलीय दशाएं भी हों, तो उसको इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। एक पे बल नहीं दिया किसी पे। तो ये एक इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पूछा जाता है कि भौगोलिक तथ्य जो हैं वो नहीं बदलते, परमानेंट है। भौगोलिक तथ्य परमानेंट है किंतु उनका अर्थ जो है वो जो जैसे सत्ताधारी परिवर्तन होती है, सत्ता का परिवर्तन होता है, उस प्रकार से उसका जो अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे बाउंड्री चेंज हो गई, फिजिकल बाउंड्री जो है वो चेंज हो गई, तो इस प्रकार से स्टेट का एरिया चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से भौगोलिक तथ्य जो है वो प्रशासनिक सीमा, जैसे एक कोई जैसे अपन एक सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है जैसे यूपी का सोनभद्र, तो इसके काफ़ी सारे जो 3-4 राज्य हैं, बिहार की, यूपी की, ऐसे सीमा लगती है इसके। तो इसका कोई एक गांव है वो इसमें शामिल कर लिया, जैसे कोई एक पार्टी आई तो फिर इसका एक गांव इसमें शामिल कर लिया। तो ये क्या है कि भौगोलिक जो इसका क्षेत्र है वो तो यही रहा, बट इसका एक जो प्रशासनिक इकाई है या फिर एक कोई खंड है उसका दूसरे में विलीन हो गया, या फिर उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया, उसको किसी और में इंक्लूड कर लिया। इस प्रकार से वो क्षेत्र तो वही रहेगा पर उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा प्रशासन के अकॉर्डिंग। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 2-3 एग्जाम में आया हुआ भी है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाज के चरित्र में दूरगामी परिवर्तन के लिए योजनाएं सभी महान युद्धों का एक बौद्धिक उत्पाद है। कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो योजनाएं बनती है वो फिर एक लोगों की मेंटलिटी जो है या प्रशासकों की जो मेंटलिटी उसको प्रभावित करके युद्ध
का एक उन्माद भर देती है उनमें, और युद्ध की जो दशाएं हैं उनको प्रकट करती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समाज के चरित्र में दूरगामी परिवर्तन के लिए योजनाएं बनती है। जैसे मैकिंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत दिया, तो फिर उसके बाद युद्ध हुए। हाउसहोफर ने इसको और आगे बढ़ाया, जैसे जियो स्ट्रेटेजी जो है उसको, तो फिर उसका परिणाम भी युद्ध हुआ। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो विद्वान है या थिंकर्स हैं, उनकी जो योजनाएं होती है एक क्षेत्र की शक्ति को प्रदर्शित करने की, ये सारी युद्ध जो है उसका परिणाम होती है, या फलस्वरूप इनके फलस्वरूप युद्ध जो है वो प्रकट होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये एग्रीकल्चर ओरिजिन डिस्पर्जन, ये तो बुक है कार्लो सावर की, और इसमें है डी सेवेरस कोई, इनका वर्क है वो वायु योगिन विचारधारा पर है, और इनका समय है 1894 से 1974। वायु योगिन एयर पावर जो है उस पर इन्होंने फोकस किया, और इनकी बुक भी इसी से रिलेटेड है, विक्ट्री थ्रू एयर पावर की टू सर्वाइवल, कि अगर किसी की कंट्री के पास या किसी नेशन के पास एयर पावर है तो वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि लैंडलॉक्ड या फिर जो जापान पर हमले हुए और जर्मनी की भी स्थिति थी वो सुरक्षित नहीं रही, तो फिर इन्होंने क्या बताया कि हमें एयर पावर है उस पर फोकस करना चाहिए। जापान और जर्मनी पर जो भी हमले हुए और उनका पराजित होना जो है उससे सबक लेके इन्होंने क्या वायु योगिन विचारधारा जो है उसको बताई। नेक्स्ट देखते हैं ईसा बोमेन अमेरिकन है, और इनकी बुक देखी थी एग्रीकल्चर ओरिजिन और डिस्पर्सल, किस प्रकार से जो घरेलूकरण है कृषि का वो हुआ, तो इस पर इन्होंने वर्क किया है। और भी इनकी कई सारी बुक्स हैं। ईसा बोमेन 1878 से 1950 इनका समय है, ये इंपॉर्टेंट है। और अमेरिकन संभववादी विचारक है, पहले ये नियतिवादी थे, बाद में ये क्या बन गए थे, संभववादी बन गए थे। इनकी बुक है, यहाँ तो अपन को 2 ही कम में रखनी है, पर उससे पहले भी अपने 2 पढ़ी हुई है तो मैंने यहाँ इंक्लूड करी है। न्यू वर्ल्ड एंड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी 1921। इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि ईसा मसीह जो थे उससे रिलेटेड करके याद रख सकते हो कि ईसा मसीह ने क्या किया था कि एक नया धर्म बनाया था, ईसाई धर्म, तो इन्होंने एक न्यू वर्ल्ड दिया। और प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पहले प्रॉब्लम थी तभी तो नया वर्ल्ड आया या नया धर्म आया, तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो, प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी और न्यू वर्ल्ड याद रह जाएगी। डेजर्ट टेल ऑफ अटाकामा और द इंडीज ऑफ सदर्न पेरू, इस पर इन्होंने वर्क किया हुआ है, यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अपन इसको। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसमें इमेज भी दी हुई है ईसा बोमेन की इमेज है, ये ईसा बोमेन की इमेज है और ये इनका वर्क है। और एक स्टेटमेंट भी देखते हैं अपन, यहाँ इनका स्टेटमेंट है कि अपने जीवन के प्रारंभिक काल में वे निश्चयवादी थे, और बाद में इन्होंने प्राकृतिक पर्यावरण में मनुष्य जो परिवर्तन कर सकता है उसकी क्षमता को पर्याप्त महत्व दिया। तो निश्चयवादी से फिर ये क्या बन गए थे, संभववादी बन गए थे। मैंने वहाँ लिखा हुआ भी है, संभववादी ज्योग्राफर बन गए थे ये, संभववादी, और ये अमेरिकन है। बोमिन के अनुसार ये इनका स्टेटमेंट है, मानव स्वयं को बदल रहा है, साथ ही विश्व को भी जिसके साथ वह चल रहा है। ये संभववादी विचारधारा से रिलेटेड स्टेटमेंट हो गया कि मानव स्वयं बदल रहा है और विश्व को भी बदल रहा है, उसमें बदलाव की जो क्षमता है। ये इनकी फिर बुक्स आ गई, अपन ने पहले भी देख ली थी, और काफ़ी सारी बुक है। इसमें अपन कौन कौन से ध्यान रखेंगे, नया विश्व देख लिया, राजनीतिक भूगोल में समस्याएं, नया विश्व, पूर्वगामी उपांत या अग्रिम सीमा प्रदेश, फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज के बारे में है, सामाजिक विज्ञानों के संबंध में भूगोल, और अटाकामा मरुस्थल के पद चिन्ह और भूमि बसाव की समस्या। तो ये अपन 2 याद जो रख लेंगे बुक, नया विश्व और पूर्वगामी उपांत या अग्रिम सीमा प्रदेश। ईसा बोमेन की फोटो देख ली। और स्पाइकमैन की ये बुक है, द ज्योग्राफी ऑफ पीस, 1944 में देखी अपन ने, 1944 में स्पाइकमैन की बुक है ये। इससे पहले अपन ये देख लिया, हार्टशॉन ये देख रहे थे अपन। ईसा बोमेन के बाद है रिचर्ड हार्टशॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर हैं, थिंकर हैं अपने। और इसमें अपन किनका अध्ययन करेंगे, इनका काफ़ी सारा वर्क है रिलेटेड ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो उसी से देखेंगे अपन। सबसे पहले इनका समय देखते हैं, 1899 से 1992। अमेरिकन राजनीतिक भूगोलवेता है ये, और कार्यात्मक उपागम या राज्य के विभिन्न इकाइयों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंध के अध्ययन पर बल दिया 1950 में। कार्यात्मक उपागम जो है वो है इनका, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी एक स्टेट है उसको अगर अपने अध्ययन करेंगे तो उसको एक कंप्लीट फंक्शनल यूनिट मान लेंगे और फिर उसका अध्ययन करेंगे, कंप्लीट फंक्शनल यूनिट मानकर उसका अध्ययन करेंगे। तो ये फंक्शनल जो भी अप्रोच है उसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है स्टेट आइडिया जो है राज्य विचार, उसकी जैविक अवधारणा जो है उसका विकास किया इन्होंने। स्टेट आइडिया, स्टेट को एक कंप्लीट नेशन मान के और फिर उसकी जो जनसंख्या है उसमें जो भी विकास कार्य हैं उन सब का अध्ययन करना, स्टेट आइडिया। उससे पहले राज्य जो शब्द है या राज्य का जो विचार है वो नहीं प्रचलित था, हार्टशॉन ने इसको प्रचलित किया। नेक्स्ट है 1935 में राज्य के अध्ययन की आकारी की विधि, राज्य का आकार किस प्रकार का है वो विधि रिचर्ड हार्टशॉन ने विकसित की।
आगे हम आकार में देखेंगे और आकार से राज्य को क्या लाभ है वो देखेंगे अपन। जैसे फ्रेगमेंटेड शेप का है तो उसमें प्रशासन में भी दिक्कत आएगी, सुरक्षा में भी दिक्कत आएगी, बाउंड्री पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। लंबवत है तो उसमें ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क है, देशांतरीय विस्तार अगर किसी स्टेट का ज़्यादा है, एक कंट्री का ज़्यादा है तो उसमें ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रकार से जो आकार है उसके आधार पर राज्य का अध्ययन करने की विधि जो है वो सबसे पहले विकसित की रिचर्ड हार्टशॉन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोर्फोलॉजी जो है उस पर वर्क किया है रिचर्ड हार्टशॉन ने। नेक्स्ट है 1935, ये वाला आप हमेशा ध्यान रखोगे इस बात को। 1936 में राज्य की सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण किया, उत्पत्ति के आधार पर या जो प्राचीन उत्पत्ति के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया, उत्पत्ति के आधार पर अनुवंशिकी वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट है 1935 में पुस्तक दी इन्होंने रिसेंट डेवलपमेंट इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में नए क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। और सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि हार्टशॉन की 2 फेमस बुक हैं, उनका नाम बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, विद ईयर बताएंगे। 2 फेमस बुक है हार्टशॉन की, रिचर्ड हार्टशॉन की, ज्योग्राफी में किस प्रकार से स्टडी की जाए विषय वस्तु को, उससे रिलेटेड है। मैंने हिंट दे दिया आपको, मोस्ट फेमस बुक है इनकी, वो पता नहीं आपको। नेक्स्ट देखते हैं 1941 में द पॉलिटिको ज्योग्राफिक पैटर्न इन वर्ल्ड, 1941 में ये इनका वर्क है। ये आप नहीं याद रखो तब भी चल सकता है काम अपना। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 1949 में अपेक्षाकृत एक अधिक राजनीतिक भूगोल की अपील की। राजनीतिक भूगोल में और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं उसको लेकर इन्होंने क्या बताया कि राजनीतिक भूगोल में अभी और चीज़ें इंक्लूड होना बाकी है। तो 1949 में ये इनका वर्क है। नेक्स्ट है 1960 में पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन मॉडर्न वर्ल्ड, ये बुक लिखी इन्होंने। और 1955 में संसार के प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन किया। तो ये इनका वर्क हमने देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं अपन थिंकर्स, ऑलमोस्ट अपने एक लेक्चर और आएगा। और डर्बेंट विटलसी को आप पढ़ चुके हो, अमेरिकन राजनीतिक भूगोलवेता है, सीक्वेंट ऑक्यूपेंस की जो अवधारणा है वो इन्होंने विकसित करी थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका भी। और बुक देखते हैं इनकी यहाँ कौन से इंपॉर्टेंट है अपने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। द अर्थ एंड द स्टेट 1939, जर्मन स्ट्रेटेजी ऑफ वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट की, जर्मन लोग जो है उन्होंने विश्व को जीतने के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाई उस पर वर्क है इनका। और राजनीतिक भूगोलवेता है ये। द अर्थ एंड द स्टेट ये भी है इनकी बुक। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत जो है स्टीफन बी जोन्स का है, स्टीफन एस बी जोन्स का है। उस पर इन्होंने सबसे पहले विचार दिया और उसकी विचारधारा जो है उसकी नींव रखी। तो ये यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के निर्माण में ये सहयोगी रहे हैं। आपको ये पूछा जा सकता है, थ्योरी तो है स्टीफन बी जोन्स की, वो अपन आगे देख लेंगे, बट विचार जो है मूल रूप से वो है डर्बेंट विटलसी का। उसमें क्या होता है कि कोई भी कंसेप्ट है या फिर एक राज्य है उसके बारे में सबसे पहले विचार होगा, फिर उस पर निर्णय लिए जाएंगे। निर्णय जो है धीरे धीरे गति करेगा, गति का एक निश्चित क्षेत्र होगा और फिर वो जो क्षेत्र होगा वही क्या बन जाएगा, उस विचारधारा का राजनीतिक क्षेत्र बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका जो सीक्वेंस है वो पूछा जाता है, विचार, निर्णय, गति क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। सबसे पहले किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए उसके बारे में अपने को आइडिया चाहिए, थॉट चाहिए कि हाँ हमें इसमें ये करना है। फिर कई सारे थॉट्स से अपन क्या करेंगे, एक निर्णय लेंगे कि हाँ ये वाला विचार जो है ये मुझे सही लग रहा है, तो एक डिसीजन लेंगे अपन, एक डिसीजन लेंगे। फिर उस पर थोड़े दिन वो डिसीजन है वो गति करेगा, लोगों में फैलेगा, गति करेगा तो उसके एक गति पकड़ेगा, धीरे धीरे वो निर्णय जो है फिर एक क्षेत्र में फैल जाएगा धीरे धीरे करके, और फिर क्षेत्र से वो जो क्षेत्र बनेगा विचार के फैलने का वही अपना राजनीतिक क्षेत्र हो जाएगा। इस प्रकार से ये अच्छी कंसेप्ट है, आप इसको भी मेंशन कर सकते हो बुक में अपने। नेक्स्ट है राज्य का अध्ययन, उसकी विकास प्रक्रिया, ऐतिहासिक अथवा उत्पत्ति संबंधित उपागम दिए। तो अपने जब राजनीतिक भूगोल के उपागम देखेंगे उसमें देखेंगे कि डर्बेंट विटलसी जो है उनका उपागम है वो ऐतिहासिक या उत्पत्ति संबंधी है। कि अगर उत्पत्ति से रिलेटेड अपन कंसेप्ट देखेंगे तो वो डर्बेंट विटलसी का आता है। शक्ति उपागम देखेंगे अपन, कार्यात्मक उपागम देखेंगे, ऐसे करके बहुत सारे उपागम देखेंगे। तो उसमें उत्पत्ति या ऐतिहासिक सिद्धांत जो है उपागम है वो है डर्बेंट विटलसी का। नेक्स्ट है एस बी कोहेन अमेरिकन पॉलिटिकल ज्योग्राफर हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इनका लेखन कार्य है। ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड इनका बुक है। ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, इसमें पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था व नीतियों का वर्णन है। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी इनकी बुक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी अपन देखेंगे थिंकर्स ही देखेंगे। थिंकर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप इतना उनको पहचान सको कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं और इनकी एक बुक याद रख सको आप, कोई भी एक बुक जिससे अपन को उनका वर्क है उसका पता चलता रहे। तो होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको क्वेश्चन के थ्रू पढ़ना अच्छा लगता है या थ्योरी के थ्रू, तो वो भी बता सकते हो आप। कितनी ज्योग्राफर्स जो हैं, थिंकर्स हैं, उनको आप जानते थे और कितने आपको नए सीखने को मिले वो भी आप बता सकते हो। तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन थिंकर्स को डिस्कस करेंगे।